हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और एज यू ऑल नो कि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। टीजीटी इंग्लिश की जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है वो यहाँ पर चल रही है, और प्रैक्टिस से ही जो है आपको आज का टॉपिक दिख रहा होगा, उसको पढ़ते हैं। प्रैक्टिस से ही टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स से पढ़ते हैं आज इस टॉपिक को। और टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड कम से कम 2 या 3 या कह सकते हैं 4 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। क्या आ सकते हैं, नोबडी नोज। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले किसके बारे में वो हम अभी देखते हैं। कि सबसे पहले जो हम आपको बताना चाहेंगे वो बताना चाहेंगे किसके बारे में। लिटरेचर का जो जनरे है, जो स्टार्ट होता है लिटरेचर, वो कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, उसके बारे में आपको ये विशेष तरीके से ये चीज़ जो है बताएंगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली उनका जो लिटरेचर का जो डिवीज़न है इंग्लिश लिटरेचर का, वो किस तरीके से है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो हम यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर को लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर को लिखते हैं, फिर हम ये भी बताएंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते कैसे। इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक भाग है प्रोज का, एक भाग है पोएट्री का, और एक भाग है ड्रामा का। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट पार्ट जो है वो ड्रामा का है, और ड्रामा में आता है हमारा ट्रेजिडी। ठीक, और दूसरा आता है कॉमेडी। ठीक, दो। अब ट्रेजिडी भी कई तरीके की हो सकती है। जैसे कि अब ट्रेजिडी की बात करें तो ट्रेजिडी हो सकती है ग्रीक ट्रेजिडी, रोमांटिक ट्रेजिडी, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, हीरोइक ट्रेजिडी, जिसमें हीरो की डीड और हीरो के कर्मों के बारे में बताया जाता है। हीरो की विल्स और हीरो के वाइस एंड वर्च्यू के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी, ये ट्रेजिक कॉमेडी भी एक तरीके से ये ट्रेजिडी का एग्जाम्पल है। डोमेस्टिक ट्रेजिडी, डोमेस्टिक डोमेस्टिक जो है ट्रेजिडी है। ठीक है, तो ये ट्रेजिडी के एग्जाम्पल होते हैं। एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ट्रेजिडी। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब ट्रेजिडी के एग्जाम्पल हो गए ड्रामा की। अब बात आती है पोएट्री की। तो सबको पता है कि पोएट्री के कुछ ही टाइप होते हैं, जैसे एलेजी, ओड हो गया, सोनेट हो गया। ठीक है, सोनेट हो गया, एलेजी हो गया, ओड हो गया। और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके पोएट्री में जनरे के? और क्या एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं, ये बताइए भाई। हम लोग कोई कोई राइटर्स जो हैं वो उन्होंने एलेजी लिखी, जो किस एक क्या कहते हैं, सॉन्ग ऑफ ग्रीव बोलते हैं, ओड लिख दिया है, ओड। और अब आती है बात सोनेट की, बात आती है बैलेट की, जो कि 4 लाइन स्टेंजा है, ABCB, ये इसका राइम स्कीम हो जाता है। ये बैलेड हो गया हमारा पोइट्री का पार्ट। और हमारा क्या पार्ट हो गया, जैसे इडिल हो गया, एक रूरल सॉन्ग, रूरल डिस्क्रिप्टिव सॉन्ग इडिल हो गया। ठीक है, ये हमारे सारे फंक्शन किससे रिलेट हो गए, पोइट्री से। अब बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज में 2 तरीके से चीज़ें होती हैं। एक तो वेराइटी ऑफ प्रोज होता है, वेराइटी ऑफ प्रोज है। ठीक है, एक हमारा क्या है, एक हमारा है फॉर्म्स ऑफ प्रोज, एक क्या है, फॉर्म ऑफ प्रोज। ठीक है, जो हमारा फॉर्म्स ऑफ प्रोज है वो 2 भागों में डिवाइड है, और उससे ही इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में वैरायटी ऑफ प्रोज क्या है, ये केवल जैसे हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ये हमारा वैरायटी ऑफ प्रोज है। और एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिटरी एक्सपोजिटरी भी हमारा फॉर्म वैरायटी ऑफ प्रोज है। और नरेटिव, तो ये हमारे 3 टाइप हैं वो वैरायटी अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और नरेटिव। किसी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव। एक्सपोजिटरी क्या है, किसी रियल इवेंट को एक्सपोज करना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। अब आता है नरेटिव,
तो नरेटिव क्या है, किसी इवेंट को नरेट करना या किसी इवेंट के बारे में बताना। ठीक है, चलिए अब बात आती है फॉर्म्स ऑफ प्रोज की। तो फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या, ये शॉर्ट में एक तरीका बता रहे हैं जिससे कि थोड़ा माइंड मेकअप रहे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब जैसे फॉर्म्स ऑफ प्रोज में हमारा क्या हो जाता है, एक आता है पार्ट फिक्शनल का और एक आता है पार्ट नॉन फिक्शन का। नॉन फिक्शन का एक आता है फिक्शन, एक आता है नॉन फिक्शन। ठीक है, अब फिक्शन में हमारे दो ही चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स। बस केवल ये दो चीजें आती हैं फिक्शन में। नॉन फिक्शन में आ जाता है हमारा एसे, ठीक है, बायोग्राफी आ जाती है। अब ये क्यों आ जाती है इसमें, ये भी हम बताएंगे कि ये क्या डिफरेंस है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, पता सबको होता है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग, ठीक है, एसे हो गया। एक लेटर हो गया, लेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल जो हम अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को लिखते हैं, फॉर्मल जो ऑफिशियल तरीके से लिखते हैं वो फॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर डायरी, एक एक और रह गया डायरी। तो दीज आर टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन। व्हाई इट इज नॉन फिक्शन, क्योंकि नॉन फिक्शन क्या होते हैं, रियल इवेंट पर बेस्ड होते हैं या रियलिटी पर बेस्ड होते हैं। जैसे किसी की आप बायोग्राफी लिखेंगे तो ये किसी पर्सन की बायोग्राफी होगी या ये रियल होगा, किसी पर्सन के जो रियल इवेंट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये रियल इवेंट पर नॉन फिक्शनल बेस्ड होता है। बट नॉन फिक्शन लिखा होता है, हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, नॉन फिक्शनल रियल इवेंट पर, फिक्शनल क्या होता है जो कि इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, मतलब कि उसमें रियल इवेंट नहीं होता है। हम जैसे बैठे बैठे कहानियां करते रहते हैं ना, उसमें शॉर्ट स्टोरी बना दी और नॉवेल बना दिए। तो इसीलिए क्या होता है, ये क्या है, ये फिक्शनल पर बेस्ड होता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था बैलाड के बारे में, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था इट इज अ फिक्शन। चार ऑप्शन थे, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमको जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमें टिक करना था। इसीलिए हमने आपको ये पढ़ाया कि ये पता हो कि कौन सी चीज फिक्शनल है और कौन सी चीज नॉन फिक्शनल है। तो यही तीन जनरे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए, प्रोज, पोएट्री और ड्रामा। और ये इनके टाइप्स हैं। यही बोले जाते हैं लिटरेरी जनरे। यही क्या बोले जाते हैं, लिटरेरी लिटरेरी जनरे बोल देते हैं इनको। कौन सा जनरे है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या फॉर्म्स हैं और कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। अब आते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टर्म्स, मूवमेंट्स और फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, चलिए, पहला है एस्थेटिक मूवमेंट्स और एस्थेटिज्म। ठीक है, इट वॉज एन यूरोपियन फिनोमिनन ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी। ठीक है, ये जो एस्थेटिज्म मूवमेंट है ये एक यूरोपियन फिनोमिनन है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि 19th सेंचुरी, ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के दौरान आया। दैट ही इट्स हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस। इंपॉर्टेंट चीज, एस्थेटिक मूवमेंट का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। एंड द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट आर्ट एंड लिटरेचर, इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे एस्थेटिक मूवमेंट्स में, जब भी कोई मूवमेंट्स होता है तो सम पर्सन इन्वॉल्व, एंड वो पर्सन हु बिलीव्ड, जो बिलीव करते थे आर्ट एंड लिटरेचर में, हैड वैल्यू इन देमसेल्व्स रादर देन नीडिंग एनी मोरल पर्पस। ठीक है, हैड वैल्यू इन देमसेल्व्स रादर देन नीडिंग एनी मोरल पर्पस। मोरल पर्पस के बजाय आर्ट और लिटरेचर पे बिलीव करते थे। किस पे बिलीव करते थे, आर्ट और लिटरेचर पे। तो हमको ध्यान रखना है, एस्थेटिक मूवमेंट्स इज रिलेटेड टू आर्ट एंड लिटरेचर एंड इट हेडक्वार्टर्स इन फ्रांस एंड इट इज स्टार्टेड ड्यूरिंग द लेटर 19th सेंचुरी। राइट, इसको बोलते हैं सौंदर्यवाद। कौन, क्या बोलते हैं, सौंदर्यवाद। एक हमारे जर्मन फिलोसफर थे, ये भी ध्यान रखिए, फ्रांस में स्टार्ट हुआ है, बट एक हमारे जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। इमैनुअल इमैनुअल कांट, क्या नाम था उनका, इमैनुअल कांट।
उनका एक वर्क था क्रिटिक ऑफ जजमेंट। उनका एक वर्क क्या था? क्रिटिक ऑफ जजमेंट। उनका एक वर्क था क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो कि 1790 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एस्थेटिज्म जो थे, मतलब एस्थेटिज्म जो मानने वाले, एस्थेटिक मानने वाले लोग थे, उन्होंने एक फ्रेज दिया था कि आई आर्ट पोर, आई आर्ट पोर, आई आर्ट, आई आर्ट पोर, आई आर्ट, आर फॉर आर्ट शेक। ये एक फ्रेज दिया था, आर्ट फॉर आर्ट शेक। इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, आर्ट फॉर आर्ट शेक। तो पूछा जा सकता है आर्ट फॉर आर्ट शेक ये किस मूवमेंट में आया? एस्थेटिक मूवमेंट में आया, जो यूरोपियन फिनोमिनन है, 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और जिसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है, और जो लोग आर्ट और लिटरेचर पर बिलीव करते थे। फ्रेंच एस्थेटिज्म जो इंट्रोड्यूस किया था किसने? विक्टोरियन इंग्लैंड में बाय वाल्टर पैटर। जो फ्रेंच एस्थेटिज्म आया वो इंट्रोड्यूस किया था इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड में वाल्टर पैटर के द्वारा। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वाल्टर पैटर के द्वारा। ठीक है। तो एक जर्मन फिलोसफर थे, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, उसमें कुछ व्यूज प्रपोज किए गए हैं किससे रिलेटेड? एस्थेटिक मूवमेंट से रिलेटेड। तो ये जो रूट है एस्थेटिक मूवमेंट की, ये इमैनुअल कांट के क्रिटिक ऑफ जजमेंट से मिलती है, और उसी में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। फ्रेंच एस्थेटिज्म का जो इंट्रोड्यूस किया विलियम पार्टर ने, सॉरी वाल्टर पैटर ने किया। तो इतना इसके बारे में ठीक है नॉलेज। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारा टर्म अफेक्टिव फॉलेसी। इट इज in the error of evaluating a poem। ये एरर है पोयम को इवेल्युएट करने में, किसके द्वारा? इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। जब रीडर पर एक इमोशनल इफेक्ट पड़ जाता है उसके द्वारा, फिर क्या होता है? वो किसी भी पोयम को इवेल्युएट करता है तो उसमें एरर हो जाता है। इफेक्टिव फॉलेसी को कह सकते हैं भावात्मक भूल। क्या कह सकते हैं? भावात्मक भूल। तो भावात्मक भाव के साथ जब हम किसी पोयम को जज करना शुरू करते हैं, अफेक्टिव फॉलेसी का मतलब होता है भावात्मक भूल। तो अफेक्टिव फॉलेसी में है मतलब हम इमोशनल हैं और हम उसके साथ किसी पोयम या आर्ट को जज करना शुरू कर दें तो हम उसकी रियलिटी को भूल जाते हैं, क्योंकि हम किस मूड में हैं? हम इमोशनल मूड में हैं, भाव में हैं, इमोशंस में हैं। हम किस में? इमोशंस में। हम हैं इमोशन में। ठीक है। और उसमें हम किसी भी वर्क की, किसी भी पोयम, किसी भी आर्ट की या किसी भी पोएट्री की हम रियलिटी को भूल जाते हैं, रियलिटी को भूल जाते हैं। तो जब हम रियलिटी को भूल जाते हैं तो हमें उससे इवेल्युएट करने में एरर हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से। तो ये टर्म जो है पब्लिश्ड हुआ था अफेक्टिव फॉलेसी 1946 में W.K. विमसेट के द्वारा एंड मोरे के द्वारा। किसके द्वारा अफेक्टिव फॉलेसी टर्म जो आया था? W.K. विमसेट और मोरे के द्वारा। किसके द्वारा? W से विमसेट और मोरे के द्वारा ये अफेक्टिव फॉलेसी जो टर्म है वो आया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट देखते हैं असाइड। असाइड, असाइड एक टर्म है, एक है मोनोलॉग। मोनोलॉग एक टर्म है और एक टर्म है सोलोलोकी। सोलोलोकी, सोलोलोकी। ठीक है, ये टर्म सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इनमें बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है जो आ भी जाता है। असाइड क्या है? इन इट अ करेक्टर एक्सप्रेसेस टू द ऑडियंस हिज और हर थॉट और इंटेंशन इन शॉर्ट स्पीच, बट द अदर करेक्टर्स ऑन द स्टेज आर नॉट इंटेंडेड टू हियर। ठीक है, कोई एक करेक्टर है जो एक्सप्रेस कर रहा है अपने विचारों को ऑडियंस, टू द ऑडियंस हिज और हर थॉट, और इंटेंशन एक शॉर्ट, मतलब कोई भी करेक्टर अपने विचारों को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहा है और इंटेंशन शॉर्ट स्पीच में एक इंटेंशन है, जबकि दूसरा करेक्टर क्या है? स्टेज पे इंटेंडेंट नहीं है सुनने के लिए, वो बाहर है स्टेज से, तो उसी को कहते हैं असाइड, एक तरफ।
एक करेक्टर एक तरफ है, वो स्टेज पे नहीं है, एक ही करेक्टर है जो ऑडियंस को अपने विचारों को शॉर्ट स्पीच में बता रहा है, उसको कहते हैं असाइड। एलिगोरी क्या है? एलिगोरी है अ स्टोरी प्ले पिक्चर, a story play picture etc in which each character or event is symbol representing an idea or quality such as a truth, evil or death। ठीक है, मतलब एक सिंबल रिप्रेजेंटेटिंग है, सिंबल रिप्रेजेंटिंग है अपने आइडिया और क्वालिटी की। किसी भी करेक्टर, किसी भी स्टोरी, किसी भी प्ले और किसी भी पिक्चर में जब हम अपने करेक्टर या इवेंट को एक सिंबल रिप्रेजेंटेटिंग कैसे द्वारा देते हैं? आइडिया और क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और अच्छे आइडिया से एक सिंबल दे देते हैं हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने में, और जिसके द्वारा हमें ट्रुथ, डेविल और ईटीसी ये सब क्वालिटीज होती हैं उसकी से हम प्रेजेंट करते हैं, तो वो एलिगोरी हो जाता है। और एलिगोरी को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला टाइप, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला टाइप है हमारा हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलिगोरी एंड एलिगोरी ऑफ आइडियाज। ठीक है, इन विच द करेक्टर्स आर एंड द एक्शन रिप्रेजेंट। अब हिस्टोरिकल है तो एक्शन होगा, तो इन विच द करेक्टर्स and the action represent historical personage and event। example ड्राइडन का अब्सलोम एंड अकीटोफिल। ड्राइडन का जो अब्सलोम अकीटोफिल है वो क्या है? एलिगोरी है, बट कौन सा? हिस्टोरिकल एलिगोरी है। एब्सलोम एंड ड्राइडन का एब्सलोम एंड अकीटोफिल इज द एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल एलिगोरी। an allegory of ideas in which the characters represent abstract concept। अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट चीज क्या होती है? विच वी कैन नॉट टच, दैट थिंग्स विच वी कैन नॉट टच ओनली फील, मतलब फीलिंग्स जो होती हैं अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में केवल फीलिंग्स हैं। एंड द प्लॉट सर्व्स टू कम्युनिकेट अ डॉक्ट्राइन ऑफ थीसिस। एग्जाम्पल जो बनियाइन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस है, जो बनियाइंस का पिलग्रिम प्रोग्रेस है वो एग्जाम्पल है एलिगोरी ऑफ आइडियाज का, एलिगोरी ऑफ आइडियाज, जिसमें कि अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को प्लॉट किया गया है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूजन। तो एलिगोरी समझ में आ गया। एलिगोरी में क्या होता है? किसी भी मोमेंट या किसी भी इवेंट को या किसी भी ट्रुथ डेथ या क्या बोलते हैं, ट्रुथ डेथ या इविल को आइडिया को क्या होता है? एक सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो एलिगोरी होता है। ठीक है, ड्राइडन का अब्सलोम एंड अकीटोफिल हिस्टोरिकल एलिगोरी है, एंड बनियाइंस का पिलग्रिम्स एंड प्रोग्रेस क्या है? एलिगोरी ऑफ आइडियाज है। एल्यूजन क्या कहता है? एल्यूजन होता है, एल्यूजन क्या होता है? इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर इन अ ब्रीफ रेफरेंस एक्सप्लिसिट और इनडायरेक्ट टू अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। एक लिटरेचर का एक वर्क है जो कि ब्रीफ रेफरेंस देता है, इनडायरेक्ट पर्सन और प्लेस और इवेंट के बारे में बताता है। अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज, दूसरे लिटरेरी वर्क और पैसेज कई तरीके से कह सकते। एक इनडायरेक्ट पर्सन प्लेस इवेंट्स को बताता है एल्यूजन। इनडायरेक्टली एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन इनडायरेक्टली किसी पर्सन या प्लेस के बारे में, मतलब एल्यूजन इनडायरेक्ट टू अ पर्सन, प्लेस और इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, या अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज को। ठीक है ना, इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर एंड दैट इज अ ब्रीफ रेफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट पर्सन, प्लेस और इवेंट्स। ठीक है, और अनदर लिटरेरी वर्क और पैसेज, मतलब इट इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर और ब्रीफ लिटरेचर इन अ ब्रीफ रेफरेंस, लिटरेचर वर्क या मैसेज पैसेज या इनडायरेक्ट पर्सन, प्लेस और इवेंट का जो है एक ब्रीफ रेफरेंस है लिटरेचर का, वो एल्यूजन है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंड्राइन। अब अलेक्जेंड्राइन कहता है कि एन अलेक्जेंड्राइन इज अ लाइन ऑफ पोएटिक मीटर, एन अलेक्जेंड्राइन इज अ लाइन ऑफ पोएटिक मीटर। ये मीटर वर्ड आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा, जो कि पोएट्री की मेजरमेंट का कह सकते हैं यूनिट ऑफ पोएट्री है। यूनिट ऑफ पोएट्री क्या होता है? मीटर है। यूनिट ऑफ पोएट्री क्या होता है? मीटर। जैसे हम किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो उसकी एक यूनिट बना देते हैं, तो वो मेजरमेंट का प्रोसेस होता है एक तरीके से।
वैसे ही अलेक्जेंड्राइन क्या है कि लाइन ऑफ पोएटिक मीटर है जो कंप्राइजिंग करती है अपने साथ 12 सिलेबल्स का। ये ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंड्राइन में कितने सिलेबल्स होते हैं, 12 सिलेबल्स होते हैं, 12 सिलेबल्स होते हैं। ड्रामा इन इंग्लिश ऑफन यूज्ड अलेक्जेंड्राइन बिफोर मार्लो। ये जो अलेक्जेंड्राइन यूज होता था वो बिफोर मार्लो के पहले, मतलब कि इंग्लिश ऑफन यूज अलेक्जेंड्राइन बिफोर मार, ड्रामा में ये पहले यूज होता था अलेक्जेंड्राइन जो 12 लेवल से बेस्ड है। इतना बस ध्यान रखिए, पोएटिक मीटर, इट इज अ पोएटिक मीटर एंड इट हैज comprises 12 syllables, right? And it has used in drama, and before Marlowe it has used a lot. आफ्टर दैट इतना नहीं यूज हुआ, पहले यूज हुआ। ठीक है, चलिए ये हमारा कितने हो गए, 6 हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें और देखते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है। हम्म हमने यही बताया ना कि इंग्लिश ऑफन यूज अलेक्जेंड्राइन बिफोर मार्लो एंड शेक्सपियर। पहले बिफोर मार्लो एंड शेक्सपियर के पहले अलेक्जेंड्राइन बहुत यूज हुआ जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। अब आता है नेक्स्ट एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म क्या होता है, अ पर्सन और कस्टम और एन आइडिया that seems old fashioned and does not belong to the present. Anachronism. Anachronism overall related to old fashion, old customs, old ideas पर based है, not, and that custom, that idea and that fashion not related to the present. प्रेजेंट से बिलोंग नहीं करता है, वो किससे बिलोंग करता है, जो पुराने विचार हैं, पुराने कस्टम्स हैं, पुराने फैशंस हैं, उनको एनाक्रोनिज्म कहते हैं, और जो कि प्रेजेंट में बिलोंग नहीं करते हैं। तो दैट वर्ड एनाक्रोनिज्म इज रिलेटेड टू ओल्ड कस्टम, ओल्ड, अ पर्सन, अ कस्टम और एन आइडिया that seems old fashion, does not belong to the present, that is called anachronism. I hope you got that point. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, इट इज अप्लाइड टू फॉल्ट इन स्टाइल। मतलब ये क्या है, अ फॉल्ट इन स्टाइल, किसी भी स्टाइल का फॉल्ट है वो होता है एम्बिग्यूटी। और एम्बिग्यूटी को कितने तरीके की एम्बिग्यूटी किसने बताई है, ये बताया भी गया है। कहा गया है जब एक ही शब्द को यूज एक ही बार किया जाए बट उसके अर्थ कई सारे हों तो ये फॉल्ट ऑफ स्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी मीनिंग लें, यही कॉन्सेप्ट जो हम कंफ्यूज हो गए वो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी को बोलते हैं अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी धुंधली कोई चीज जो होती है उसको बोलते हैं अस्पष्ट, यानी वेग कोई चीज है उसको बोलते हैं अस्पष्ट एम्बिग्यूटी। तो ये है एरर ऑफ, इट इज अप्लाइड इन अ फॉल्ट ऑफ स्टाइल। विलियम एम्पसन है जो, एम्बिगुटी से कौन रिलेटेड है, विलियम एम्पसन। कौन रिलेटेड है, विलियम एम्पसन। ये पढ़ाने के बाद टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ये हमारी ओवरऑल 150 होंगी वो पढ़ाने के बाद, या जो जो इम्पोर्टेंट रिलेट होंगी पढ़ाने के बाद। प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे इनके कम से कम जो होंगे वो अराउंड 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। इतना इनफ है फॉर टीजीटी एटलीस्ट। ठीक है, इतना इनफ है फॉर टीजीटी एटलीस्ट। ठीक है, तो अब आते हैं एम्बिगुटी की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो विलियम एम्पसन है, इन्होंने जो है पब्लिश्ड की है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुटी। कितनी टाइप्स की, 7 टाइप्स की एम्बिगुटी किसने पब्लिश्ड की है, विलियम एम्पसन ने पब्लिश की है। और एम्बिगुटी क्या होती है, एम्बिगुटी ऑफ फॉल्ट इन स्टाइल होती है। ठीक है, 1930 में इन्होंने जो है 7 टाइप की जो एम्बिगुटी है वो पब्लिश्ड की है, किसने, विलियम एम्पसन ने। तो एनाक्रोनिस रिलेटेड टू ओल्ड फैशन कस्टम एंड आइडियाज एंड इट इज डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। ठीक है, अब आता है एक वर्ड है हमारा एनाकोल्यूथन। एनाकोल्यूथन, ये शेक्सपियर ने यूज किया है, इसको शेक्सपियर ने यूज किया है एनाकोल्यूथन को। अ ब्रोकन सेंटेंस लैकिंग इन अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस। एक ब्रोकन सेंटेंस है, टूटा फूटा सेंटेंस है। क्यों टूट फूट गया, क्योंकि उसमें ग्रामर की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, ग्रामर की। उसको कहते हैं एनाकोल्यूथन, उसको क्या कहते हैं, एनाकोल्यूथन। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एंडीप्लॉसिस। नेक्स्ट है हमारा एंडीप्लॉसिस।
अब एंडीप्लॉसिस क्या है? रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। जो फाइनल वर्ड होता है सेंटेंस का उसको बोलते हैं एंडीप्लॉसिस। उसको क्या बोलते हैं? एंडीप्लॉसिस। किसका किसको बोलते हैं एंडीप्लॉसिस? जो रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड्स का होता है उसको बोलते हैं एंडीप्लॉसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार मन में रिवाइज कीजिएगा। एनाकोल्यूथन प्री क्या होता है? ब्रोकन सेंटेंस। क्यों ब्रोक हुआ? क्योंकि ग्रामेटिकल उसमें एरर हो गई, इसलिए वो क्या हो गया? इसलिए वो ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया? एनाकोल्यूथन हो गया। तो अ ब्रोकन सेंटेंस लैकिंग इन अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस दैट इज एनाकोल्यूथन। अब आता है एनाडिप्लॉसिस। एना एनाडिप्लॉसिस ये क्या है? ये रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस, रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड ऑफ सेंटेंस। अब इसका जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एनाडिप्लॉसिस का। सी open a cafe and a cafe that ruin her financially, that ruin her financially financially while driving. Whenever you see a big red hexagon, the big red hexagon means you should stop the car. You should stop the car. It means she opened a cafe, राइट। तो रिपीटेशन ऑफ अ फाइनल वर्ड्स या कह दीजिए रिपीटेशन ऑफ अ लास्ट वर्ड एनाडिप्लॉसिस। और अ कैफे दैट रून हर फिनेंशियली, तो ये जो रिपीटेशन होता है इसको एनाडिप्लॉसिस कहते हैं। फाइनल वर्ड्स का रिपीटेशन एनाडिप्लॉसिस होता है। ठीक है, चलिए आते नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट है एनालॉगी। अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग दैट हैज सिमिलर फीचर्स। एनालॉगी क्या होता है? एनालॉगी होता है दो चीज़ों में जब कंपेयर किया जाता है और कुछ फीचर्स उसके सिमिलर होते हैं उसको बोलते हैं एनालॉगी। उस चीज़ को एनालॉगी बोलते हैं। अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग दैट हैज अ सिमिलर फीचर्स। अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग दैट हैज अ सिमिलर फीचर्स दैट इज कॉल्ड एनालॉगी। क्या कहा जाता है? एनालॉगी। अब आता है एनापेस्ट। एनापेस्ट क्या कहता है? एनापेस्ट कहता है अ यूनिट ऑफ साउंड इन पोएट्री कंसिस्टिंग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। एनापेस्ट क्या है? जैसे आपने एक पढ़ा होगा पेंटामीटर। पेंटामीटर में आपने पढ़ा है एम्बिक। एम्बिक आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एम्बिक है, एम्बिक हुआ, एनापेस्ट हुआ, ट्रोकाई हुआ, ट्रोकाई हुआ, ये सारे क्या है? ये एक सिलेबल्स का पैटर्न होता है कि स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न ऑफ मीटर कह लीजिए या आयम्ब कह लीजिए। मीटर का तो पैटर्न नहीं है लेकिन ये एक पैटर्न है वर्ड का। ये एक पैटर्न है स्ट्रेस्ड सिलेबल अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रिलेटेड टू वर्ड पैटर्न। वर्ड पैटर्न जैसे हम कोई कोई शब्द बोलते हैं उस पर बहुत जोर देते हैं। एक ही वर्ड में कोई वर्ड है उसमें हम कोई जैसे बुक, क्या वर्ड बोला गया? बुक। बुक तो किस पे स्ट्रेस आ रहा है? के पे स्ट्रेस आ रहा है। तो ये हो गया स्ट्रेस्ड सिलेबल। वहीं बुक, बू क्या हो गया? बू हो गया अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो किसी वर्ड का जो पैटर्न होता है वो बेस्ड होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल्स और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल से। उसी के टाइप्स होते हैं। जैसे आई एम में क्या होता है? आई एम में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स और स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को फॉलो करता है। वहीं पे ट्रोकाई क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ एम, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल को फॉलो करता है। ठीक है, तो वैसे ही एक है एनापेस्ट। एनापेस्ट क्या है? यूनिट ऑफ साउंड इन पोएट्री। ठीक है ना, ये जो
स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड लेवल है, ये साउंड को ही तो बता रहा है, तो ये एक यूनिट ऑफ साउंड है पोएट्री में। कंसिस्टिंग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड लेवल अनापेस्ट बोलते हैं। एक एनापेस्ट क्या है? एनापेस्ट है यूनिट ऑफ साउंड इन पोएट्री, यूनिट ऑफ साउंड इन पोएट्री कंसिस्टिंग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड लेवल। ठीक है, तो अनाकुलगुथन पढ़ा, ब्रोकन सेंटेंस बाय जो ग्रामेटिकल एरर होती है उसके द्वारा जो ब्रोक सेंटेंस टूट जाता है वो एनाकोलूथन होता है। एनाक्रोनिज्म ओल्ड फैशन पे बेस्ड है, डज नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट। ठीक है, एंडीप्लॉसिस जो लास्ट फाइनल वर्ड होता है उसको सेकंड सेंटेंस में रिपीट कर देते हैं, दैट इज एनाडिप्लॉसिस। एम्बिगुटी, विलियम एम्सन ने 7 टाइप की एम्बिगुटी 1913 में दी है, एक पार्ट ऑफ स्टाइल है। अब आते हैं नेक्स्ट, एनाफोरा। एनाफोरा, the use of a word that refers to or replace another word used earlier in the sentence or line। मतलब कि जो हमने वर्ड यूज किया है सेंटेंस में, वही वर्ड हम क्या कर रहे हैं, पहले यूज किया था सेंटेंस में, तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, स्टे सेफ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कोरोना के टाइम में बहुत बोला गया है लाइन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्टे स्टे वर्ड का कई बार रिपीटेशन किया, वही चीज एनाफोरा है। एंडीप्लॉसिस में क्या था, लास्ट का वर्ड जो जिस एक सेंटेंस लास्ट वर्ड से फिनिश हुआ, नेक्स्ट सेंटेंस उसी लास्ट वर्ड से स्टार्ट हो गया, दैट इज एनाडिप्लॉसिस। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ फाइनल वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या है, द यूज ऑफ वर्ड दैट रिफर्स टू और रिप्लेसेस अनदर वर्ड यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो ये स्टे वर्ड क्या है, एनाफोरा, जो कि बिगनिंग में आ रहा है सेंटेंस। नेक्स्ट आता है एनोनेम और स्यूडोनेम। तो सबको पता है, जिसने जॉन गॉल्सवर्दी पढ़ा होगा, उनके स्टार्टिंग के कुछ जो वर्क हैं वो सूडोनेम से लिए गए हैं। ठीक है, उनके कुछ स्टार्टिंग के वर्क हैं जो कि सूडोनेम से हैं। जॉन सिंजॉन, उन्होंने अपना सूडोनेम रखा था। तो कोई पर्सन अपना रियल नेम ना लेकर कोई अपना नाम रख लेता है और उसी को यूज करता है राइटिंग में, अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज हर रियल नेम। ठीक है ना, अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज हर रियल नेम। एनोनिम भी बोलते हैं, ध्यान रखने हैं, स्यूडोनेम तो पता ही है, पर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एनोनिम, एनोनिम क्या होता है, एनोनिम, एनोनाइम, एनोनाइम तो वो होता है एनोनाइम, ध्यान रखिएगा। चलिए, एंटी हीरो, जो कि हम बोल सकते हैं जिसको कि क्या, एंटागोनिस्ट। अ चीफ पर्सन और करेक्टर इन अ स्टोरी डज नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ प्रोटेगोनिस्ट और हीरो। मतलब एक चीफ पर्सन और एक ऐसा करेक्टर ऑफ अ स्टोरी दैट does not have the quality of protagonist या hero, that is antagonist या एंटी हीरो। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 16 कहाँ गया, 16 उसमें आते एफोरिज्म। इसमें आते हैं 16, अ शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। एक शॉर्ट फ्रेज होती है एफोरिज्म में। एंडीप्लॉसिस में फाइनल वर्ड लास्ट वर्ड जो होता है वो देखा। एनाफोरा में क्या देखा, एनाफोरा में बिगनिंग का जो वर्ड था वो आ रहा था। तो अब बात आती है एफोरिज्म। एफोरिज्म क्या होता है कि एक शॉर्ट फ्रेज होता है, शॉर्ट फ्रेज से समथिंग ट्रू और वाइज। एफोरिज्म क्या होता है, शॉर्ट फ्रेज, अ शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग ट्रू और वाइज, दैट इज एफोरिज्म। दैट इज क्या है, एफोरिज्म है।
तो aphorism are often used to teach a lesson while speaking in plain terms. For example, a bed penny always टर्न्स अप, यानी कि अ बैड पेनी ऑलवेज टर्न्स अप, यानी बुरा समय हमेशा टर्न होकर अच्छे समय में कन्वर्ट होता है। तो ये एक शॉर्ट फ्रेज है, जैसे कि लोकोक्ति और मुहावरे। अ शॉर्ट फ्रेज दैट से समथिंग a short phrase that says something to your voice. An aphorism is like a proverb. aphorism is like a Aphorism is like a proverb. तो anadiplosis, repeated the final word, या कह दीजिए लास्ट वर्ड रिपीटेड टू अनदर सेंटेंस। एंड नेक्स्ट आता है एनाडिप्लोसिस के बाद एक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एनाडिप्लोसिस के बाद हमने क्या पढ़ा था, जिसमें कि फर्स्ट स्टे सेफ स्टे हेल्दी हमने पढ़ा, जिसमें कि क्या था? एनाफोरा। एनाफोरा था, वो क्या था? एनाफोरा। एनाफोरा, एनाडिप्लोसिस, लास्ट वर्ड एनाडिप्लोसिस। एनाफोरा में क्या है, जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड और क्लास है वो फर्स्ट वर्ड और क्लास जो रिपीट होता है वो एनाफोरा। अब बात आती है एफोरिज्म की। एफोरिज्म क्या है? एफोरिज्म में ऑलवेज हमेशा क्या होता है कि एफोरिज्म अ शॉर्ट फ्रेज से समथिंग अबाउट टू और वाइज दैट, or we can say aphorism is like a proverbs. Aphorism is like proverbs. A bad penny always turns up. That is the example of aphorism. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सभी को कि एफोरिज्म क्या होता है। अपोलोनियन, अपोलोनियन, डायोसियन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं एपोलॉग। इट इज़ अ ब्रीफ फेबल और एलिगोरिकल स्टोरी मीन टू सर्व एज अ प्लीजेंट व्हीकल फॉर अ मोरल डॉक्ट्राइन और टू कन्वे अ यूजफुल लेसन विदाउट स्टेटिंग इट एक्सप्लिसिटी। तो एपोलॉग क्या होता है? कई सारे होते हैं। एपीलॉग होता है, ठीक है, इकोलॉग होता है, अब आ गया एपोलॉग। एपोलॉग तो इपीलॉग क्या होता है, जिसको हम उपसंहार बोलते हैं, एक शॉर्ट फ्रेज होता है आफ्टर फिनिश द एसे, तो दैट इज एपीलॉग। इकोलॉग एक रूरल जो सॉन्ग होता है जिसको इडल भी बोलते हैं, वो होता है हमारा इकोलॉग। और एक हमारा आता है एपोलॉग। तो एपोलॉग हम अभी पढ़ेंगे। एक इपीग्राम होता है, तो जो एक शॉर्ट टाइप फ्रेज या टाइप का होता है, या शॉर्ट सेंटेंस टाइप का, जो कि इनक्रेव्ड इन स्टोन्स, दैट इज कॉल्ड इपीग्राम। एपोलॉग क्या होता है? एक ब्रीफ फेबल है, एलिगोरिक, आप समझ लीजिए। एपोलॉग बोलते हैं फेबल को, स्टोरी को, ठीक है। एलिगोरिक स्टोरी होती है जो कि एक मोरल डॉक्ट्राइन पर बेस्ड होती है, मोरालिटी को बताती है। तो एपोलॉग इट इज रिलेटेड टू फेबल, एलिगोरिक fable related moral doctrine, convey to moral story types, that is apologue. Apologue is also say fable या allegory, या it has given to moral doctrine to convey a useful lesson without stating in explicitly. नेक्स्ट आता है आर्काइज्म। आर्काइज्म क्या होता है? द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड एंड एब्सोलीट इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन एरा। एक लिटरेरी वर्ड यूज होता है जो कि एक्सप्रेशन में, जिसका हम बहुत समय तक यूज नहीं करते हैं। कॉमन स्पीच ऑफ एरा में आर्काइज्म का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्कीटाइप, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन or thing, the original pattern from which all things of the same kind are copied or on which they are based. The term was associated by Carl Jung. तो archetype जो term है, that is term associated by, the term associated by Carl Jung. फिर आता है assigned datum. It is a figure of speech in which conjunction are omitted. उसको जिसमें कंजक्शन को ओमिटेड कर दिया जाता है, उसको कहते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच है
असाइन डेटन, असाइन डेटन, असाइन डेटॉन, क्या कहते हैं, असाइन डेटॉन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एवेंटे गार्डे। एवेंटे गार्डे एक आइडिया है, द आइडिया एवेंट ग्रेड, गार्डे नहीं एवेंट ग्रेड, द आइडिया दैट आर समथिंग सरप्राइजिंग और शॉकिंग। एवेंट ग्रेड क्या होता है, एक आइडिया होता है जो कि एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग होता है। द एडवांस ग्रुप इन लिटरेरी आर्ट whose works are characterized by chiefly by unorthodox and experimental method. The idea that are something shocking or surprising, that is avant-garde। avant-garde बोलते हैं जो कि एक आइडिया और एक विचार है जो कि क्या है, एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग आइडिया विचार है और अनऑर्थोडॉक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड पर बेस्ड है। एवेंट ग्रेड कहते हैं एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग आइडियाज को। तो एंडीप्लॉसिस, रिपीट अगेन विद मी, एंडीप्लॉसिस रिपीटेशन ऑफ अ फाइनल वर्ड या रिपीटेशन ऑफ लास्ट वर्ड और क्या कहते हैं क्लॉज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एंडीप्लॉसिस। नेक्स्ट है एनाफोरा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा क्या है कि बिगनिंग ऑफ अ वर्ड का रिपीटेशन हो जाता है, बिगनिंग ऑफ वर्ड और क्लास का हल सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। एफोरिज्म इज लाइक अ प्रोवर्स, एफोरिज्म इज लाइक अ प्रोवर्स। एनाकोलूथन एक ब्रोकन सेंटेंस, इट इज एन ग्रामेटिकल एरर में अगर है, अगर एरर कोई उसका रिपीटे उसका यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा क्या, वो हमारा कहलाता है एनाकोलूथन, एनाकोलूथन। ठीक है, और एक एनाक्रोनिज्म था जो कि ओल्ड फैशन कस्टम और ओल्ड आइडियाज डू नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट। ठीक है, अब एपोलॉग पढ़ लिया, एक ब्रीफ फैबल एलेगोरी हमने तीन पढ़े, एपिलॉग, एपोलॉग, इकोलॉग, इपीलॉग। ठीक है, और एपिग्राम, चार हैं। तो एपोलॉग इज रिलेटेड टू फेबल एंड दैट हैज गिवन टू मोरल स्टोरी। ठीक है, अब बात आती है इकोलॉग, दैट इज रिलेटेड टू रूरल रूरल पोएट्री बेस्ड ऑन अ रूरल लाइफ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्काइव्स, हमने बताया कॉमन स्पीच ऑफ एरा है। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ लिया, एवेंटेग्रेड पढ़ लिया। एक्सियन क्या होता है, एक्सियन होता है, एक्सियन किसको बोलते हैं, एक्सियन बोलते हैं स्वयं सिद्ध को। एक्सियन किसको बोलते हैं, जो आपने स्वयं सिद्ध किया हो। अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, एक्सियन होता है कि एक ऐसा रूल और प्रिंसिपल जिसपे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, हाँ ठीक है, उसको फॉलो भी करते हो, तो वो एक्सियन होता है, स्वयं सिद्ध एक्सियन। एक्सियन, एक्सियन और रूल और प्रिंसिपल्स that most people believe to be true, most people believe to be true। एक रूल और प्रिंसिपल है, रूल और प्रिंसिपल that most people believe to be true, that is axiom। ballad, it is a song transmitted orally। पहले बात तो एक बैलाड एक क्या है, ट्रांसमिट किया जाता है एक से दूसरे को orally, और विच टेल्स अ स्टोरी कॉल्ड बैलाड। ट्रेडिशनली होता है, इसमें 4 लाइन स्टेंजा होता है, इसका राइम स्कीम है ABCD या ABUD कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 24 क्वेश्चन, 24 हमने टर्म्स पढ़े हैं आज। अब आते हैं 25 पे। बैथोस क्या कहता है, तो बैथोस इज अ ग्रीक वर्ड। बैथोस क्या कहता है, बैथोस एक ग्रीक वर्ड है। बैथोस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग डेप्थ। ध्यान रखिए, बैथोस का जो मीनिंग है उसको क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। और अ चेंज फ्रॉम सीरियस टू अ डिसअपॉइंटिंग सबलाइम टू रिडिक्यूल, फ्रॉम सीरियस टू अ डिसअपॉइंटिंग सबलाइम टू रिडिक्यूल। ठीक है, पैथोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डेप्थ, इसका मतलब क्या होता है, डेप्थ। अब बात आती है ब्लैंक वर्ड्स की। एन आयम्बिक पेंटामीटर, 5 स्ट्रेस आयम्बिक वर्सेस in its unrhymed form, most frequently used in epic and reflective verses।
आयम्बिक पेंटामीटर में क्या है कि 5 स्ट्रेस आयम्बिक वर्सेस होते हैं, अनराइम्ड होते हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्स जो होता है इसमें मीटर होता है, मतलब मीटर होता है विदाउट राइम स्कीम। अनराइम्ड, अनराइम्ड बट विद यूज्ड विद मीटर, अनराइम्ड बट यूज्ड विद मीटर, अनराइम्ड बट यूज्ड विद मीटर। ठीक है, चलिए। बर्लिस्क्यू एक थिएटिकल परफॉर्मेंस ऑफ पाइस ऑफ राइटिंग ट्राई टू मेक समथिंग रिडिकुलस बाय प्रेजेंटिंग इन ह्यूमरस में। तो बर्लिस्क्यू क्या है कि एक परफॉर्मेंस है, एक पाइस ऑफ राइटिंग है, एक परफॉर्मेंस है, एक पाइस ऑफ राइटिंग भी कह सकते हैं। बर्लिस्क्यू इज अ पाइस ऑफ राइटिंग एंड दैट इज प्रेजेंटिंग टू रिडिकुलस वे या इट इज अ ह्यूमरस वे, दैट इज कॉल्ड बर्लिस्क्यू। आ थिएटिकल परफॉर्मेंस भी है और एक पाइस ऑफ राइटिंग भी है। बर्लिस्क्यू क्या है, थिएटिकल परफॉर्मेंस और पाइस ऑफ राइटिंग भी है। अब आता है नेक्स्ट बोर्ग्यूस ड्रामा। क्या आता है, बोर्ग्यूस ड्रामा। बोर्ग्यूस ड्रामा इज अ टर्म अप्लाइड बाय थिएटर सिटीज एंड स्कॉलर्स टू प्ले अबाउट बोर्ग्यूस पीपल। इट वाज एस्टेब्लिश इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में बोर्ग्यूस पीपल द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था बोर्ग्यूस ड्रामा। नेक्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट, कैकोफोनी। इट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लॉर्ड अगली साउंड एंड अनप्लीजेंट साउंड दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे। कैकोफोनी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, अर्ल ऑफ सरे थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक अनप्लीजेंट और अगली साउंड है, दैट इज कैकोफोनी। अब आता है कैजुरा। कैजुरा क्या, इट इज अ पास, इट इज अ पॉज, इट इज अ पॉज ऑफ द लाइन या इट इज अ पॉज नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन, पोएट्री ऑफन मार्क्ड बाय पंक्चुएशन। कैजुरा क्या होता है, एक पॉज होता है एक तरीके का, जो कि मिडिल ऑफ द लाइन या पोएट्री होता है। कैजुरा मिडिल ऑफ द लाइन पोएट्री, और ध्यान रखिए पोएट्री का टर्म है, प्रोज और ड्रामा में नहीं यूज होता है ये टर्म। इट इज अ पॉज नियर द, जो कि एक लाइन के मिडिल में रह कर के क्या करता है, पॉज करता है लाइन को, और हम जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पंचुएशन के थ्रू मार्क करते हैं, उसे बोलते हैं कैजुरा। आज हमने ये 30 जो है 30 टर्म्स जो है रीड किए लिटरेचर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 31 से। तो आज के ये जितने भी हैं इनको फिर से सुनिएगा, पढ़िएगा और रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। मोस्टली जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें और आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंट है, तो रीड इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।